आपके सामने एक राजनेता भी है, एक राइटर भी है, एक साहित्यकार भी है, तो जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले। बहुत शुक्रिया। महुआ जी, माइक। आपने हमें यहां समय दिया, आप हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में माहौल बहुत गर्म है कि महासचिव को नोटिस दे दिया गया स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का। यहीं से आप बता दीजिए कि आपकी राय क्या है और जेएमएम का क्या रुख होता वहां पर। देखिए, राज्यसभा में भी हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक बार प्रयास किया था। उस समय हमारे राज्यसभा के सभापति कोई और थे। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जब उस निष्पक्ष चेयर पर बैठने वाले हमारे अध्यक्ष महोदय किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सांसदों को तकलीफ होती है। सांसद ये उम्मीद करते हैं कि चेयर दोनों तरफ। जरा एग्जाम्पल शेयर कर दीजिए, ज्यादा झुकना क्या? क्योंकि ये कहा जाता है कि एक निर्धारित समय सबको दिया जाता है, उनके जो सांसद होते हैं उस पार्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको निर्धारित समय दिया गया है तो फिर ज्यादा और कम की जो आवाज है, जो बात है, वो कहां से उठती है? देखिए, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब एलओपी कुछ बोलने के लिए खड़े होना चाहते हैं, वो बार बार अपील करते हैं कि हमें इसमें बोलने दिया जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ ऐसी बात कही जाती है जो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, तो वो जब बोलना चाहते हैं तो बार बार बोलने के बावजूद उन्हें बैठा दिया जाता है। वही सत्ता पक्ष की तरफ से अगर किसी विपक्ष के सांसद जब बोलते हैं तब बोला जाता है, बीच में कुछ बोलने के लिए वो अपील करते हैं तो तुरंत उन्हें परमिशन मिल जाता है चेयर का। यह ऐसा बार बार होता रहा है। और आप अगर उन घंटों को गिने, इसके पहले की बात मैं कर रही हूँ, पिछले साल की, अगर आप घंटों को गिने तो आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ कैमरा कितने घंटे तक रहा और विपक्ष की तरफ कितने घंटे तक। विपक्ष के सांसद बोलते रहते हैं और कैमरा कहीं और दिखाया जाता है। ये भी विपक्ष का एक रहता है कि ये कहीं ना कहीं चेयर के आदेश से हो रहा है और चेयर से बार बार अपील की जाती है कि आप दोनों तरफ कैमरे को रखें। जब भी इधर से कुछ भी हंगामा होता है, कुछ भी बोलता है, कैमरे को तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। विपक्ष की आवाज को दबाने का ये प्रयास लगातार चल रहा है और इसी वजह से लोकसभा में निश्चित रूप से बार बार ऐसा कुछ होता रहा होगा। इसी मुझे लगता है इसीलिए। लेकिन आपको सही लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी एक ऐसे अनपब्लिश्ड बुक को लेकर आते, कुछ अंश पढ़ते हैं और उसके बाद सदन के बाहर भी हम देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जेएमएम का क्या मत है? कहीं नजर हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं लगातार। इसलिए वहां जो कुछ भी होता है तो सबकी सहमति से ही एक तरह से बार बार होता है। हम लोग साथ में ही वहां पर, मैं भी जब भी हाउस में रहती हूँ, जब वॉकआउट होता है या बाहर सीढ़ियों पर हम प्रोटेस्ट करते हैं। अभी पिछले सेशन में हम लोग जी राम जी बिल पर हम लोगों ने रात को 1 बजे हम सीढ़ियों पर बैठ के प्रोटेस्ट किए थे। तो उसमें भी मैं थी। तो हम लोग साथ में ही सारा आंदोलन करते हैं। उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम लोग होते हैं, भले ही स्टेट में कभी कभी ओपिनियन। लेकिन महुआ जी, इस पर क्या टेक है? बीजेपी ये कह रही है कि आप उस बुक का हवाला दे रहे हैं। पहले तो यही कहा गया सदन के भीतर कि ये गलत था, कि वो पब्लिश ही नहीं हुई है वो बुक, आप उसका कैसे हवाला दे सकते हैं? और क्यों बार बार उस मुद्दे को उठाया जा रहा है? वो जो बुक पब्लिश नहीं हुई, जो जनता के बीच नहीं आई, वो अंश क्यों उठ रहे हैं? ये एक बात है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने यही इसी मंच पर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बाकी लोग विदेश जाकर क्या करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं विदेश जाकर देश की बुराई नहीं कर सकता, देश की जो आंतरिक मामले हैं, जो खटपट है, यहीं से सुलझा ले जाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत राय सबकी सबके बारे में हो सकती है, लोग बातों बातों में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अगर हम लोग स्टैंड लेते हैं तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और राहुल गांधी जी ने अगर ऐसा किया है तो उस पर व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अभी तक पार्टी का कोई स्टैंड इस पर आया नहीं है। पार्टी का स्टैंड आने पर ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगी, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम लोग साथ, ज्यादातर मामलों में लिया ना यहाँ पर जी हम लोग साथ रहते हैं, क्योंकि जो भी निर्णय होता है सामूहिक होता है। हम इसलिए ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि टीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम जो है, जो कांग्रेस चाहती है, हम उसके साथ नहीं है। अखिलेश यादव जी की तरफ से भी अपना अभी हमारे पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड आया नहीं है इस पर, इसलिए मैं, चूंकि मैं यहाँ राइट और रॉन्ग, आई वांट टू नो दिस, हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है? जो संसद के भीतर डोकलाम वाला मुद्दा उठा, आप सेफ खेल लीजिए, कोई बात नहीं, उससे आप कोई और सवाल करें। ये
ये सवाल अच्छा अभी ठीक है, मुझे- बंगाल और असम में हम देख पा रहे हैं कि संभावनाएं जेएमएम तलाश रही है। असम वहां में। पर इंडिया गठबंधन साथ होंगे कि अकेले? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के ऐसा साथ है आप कि होंगे? हमारी पार्टी अभी रीजनल पार्टी है जिसे हम नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं और हमारे जो सपोर्टर हैं वो असम में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। तो हम इसे एक नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं और असम के जो आदिवासी हैं उन्हें अभी तक उनका अधिकार नहीं मिला है। आप जानते होंगे कि वहां के चाय बागानों के निर्माण में असम झारखंड के आदिवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने चाय के बागानों में उसको डेवलप किया है और आज तक वहां पर वो सिर्फ आंदोलन ही करते रहे हैं। उन पर कोड़े चलाए गए। एक आदिवासी महिला को बहुत ही, मैं उसे बोल नहीं सकती, इस तरह से उनका अपमान किया गया था। तो इस तरह से लगातार उन पर अत्याचार हो रहा है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से फाइट करे और उन आदिवासियों की आवाज बने, तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। इसमें सपोर्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन को भी। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जरूर अपना चुनाव लड़ेगा। जी। जब ट्रंप ने वो अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जब वो टैरिफ बढ़ता गया, तो समूची विपक्ष ने कहा कि ये सामने आ गया कि आप कूटनीति में फेल हो गए। लेकिन अब वही वापस हो गया, चीजें सामान्य हो गई। कांग्रेस का स्टैंड है कि भाई ये अभी भी किसानों के हित में नहीं है। आप क्योंकि जेएमएम की प्रमुख आवाज हैं केंद्र में और साथ भी हैं कांग्रेस के, जो बार बार आप कह रही हैं, आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि न्यू टैरिफ रिजीम पर आपने भी कई मर्तबा बातें अपनी रखी हैं। जी देखिए, एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ, विदेश में वो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हमारा देश, और ट्रंप के साथ अपने संबंधों को लेकर भी वो लगातार पहले ये कहते रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब उस समय ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हो या टैरिफ के मामले हो, भारत के लोगों का अपमान हुआ, उनका नुकसान हुआ, कई लोग तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, तो उस समय बहुत तरह की बातें उठी थी। अब अमेरिका अगर सामने आ रहा है और कह रहा है कि सुलह हो गई है, और तो ये अच्छी बात है। अगर भारत के व्यापारियों को अमेरिका से इस तरह की मदद मिल रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कूटनीति में पास हो गया? नहीं, पास की बात नहीं है। देखिए, कई बार उसका परिणाम क्या होगा ये बाद में पता चलता है। अभी सामने तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये ठीक है, टैरिफ में राहत मिल गई है। कई हमारे सांसद भी ऐसे हैं, एक हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रॉन के, उनको भी करीब बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ। ऐसा पार्लियामेंट में उन दिनों लोग बात कर रहे थे कि ये तो बर्बाद हो गए, इनका इतना लॉस हो गया। अब उनके बारे में सोच के मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको भी इसमें राहत मिली है। तो ऐसे सामने देखने पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसका दुर्गामी जो परिणाम है उससे अगर किसानों को नुकसान हो रहा है तो इस पर भी सोचना चाहिए और आगे की रणनीति इसके तहत भी बनानी चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग बाद में परिणाम भुगतते हैं उसका। जैसे 3 काले कानून को लेकर हम लोगों ने काफी आंदोलन किया और बाद में केंद्र सरकार ने भी ये स्वीकार किया कि ये गलत था और उन्होंने वापस लिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो वापस भी लेते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं। उससे अच्छा है कि अभी पक्ष विपक्ष को बैठा के दोनों पक्षों की बातों को सुनी जाए, एक्सपर्ट्स की राय ली जाए और तब निर्णय लिया जाए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आप राज्यसभा में झारखंड के सबसे बुलंद आवाज हैं, जब एक लोकसभा सांसद होता है तो अपने लोकसभा क्षेत्र की बात रखता है, लेकिन आप पूरे राज्य की बात रखती हैं। क्या आपको अभी लगता है कि झारखंड में इन चीजों में बदलाव की जरूरत है और आगे आने वाले वक्त में आप झारखंड की जो एक परिकल्पना की थी कि झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए, तो ये झारखंड में होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि केंद्र में किन किन मुद्दों पर झारखंड को लेकर और आगे विकसित तौर पर बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो बकाया है झारखंड का, वो केंद्र सरकार को अविलंब दे देना चाहिए, क्योंकि झारखंड का विकास उसमें अटका हुआ है। 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी, कोयले के रॉयल्टी के जो पैसे हैं वो अभी तक सरकार को नहीं मिला। राज्य सरकार बार बार मांग कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बार बार कह रहे हैं। और भी जैसे जो कोल इंडिया के पास जो लैंड है यहाँ का, बहुत सारे ऐसे परित्यक्त माइंस हैं जो यूं ही बेकार पड़ा हुआ है। अगर उसको डेवलप कर दिया जाए, उसे राज्य सरकार को लौटा दिया जाए, तो यहाँ का विकास हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, क्योंकि झारखंड के पास इतनी खनिज संपदा है कि ये देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। पूरे देश को ये कोयला, लोहा से लेके तमाम खनिज पदार्थ सप्लाई करते हैं। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और नीचे से ये तीसरे पायदान पे है पिछड़े राज्यों में, जिसे कि नंबर 1 बनाने का उनका संकल्प है। तो केंद्र को उन्हें मदद करनी चाहिए। आज के डेट में 120 एकड़ जमीन
HEC में उन्होंने अभी कहा कि हम वहां पर IT हब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी तो झारखंड का विकास आप होगा। दिल्ली में सबसे अहम कड़ी हैं, अगर झारखंड और दिल्ली में बात होनी है। जी। अब हेमंत सोरेन जी मान लीजिए यहाँ से कहेंगे भाई बात करनी है, तो पहली कड़ी आप ही हैं, आप ही आगे बढ़ेंगी। तो आपने कोशिश की होगी, बिल्कुल कोशिश प्रधानमंत्री, की है। गृह मंत्री। हाँ जी, मैं बहुत सारे मुद्दों को उठाई हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ, लेह लद्दाख में झारखंड के 47 मजदूर सबसे ज्यादा BRO के अंडर में काम करने जाते हैं, जो कि माइनस टेम्परेचर में काम करते हैं, और वहां पर जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए पुल पुलिया बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। लेकिन जब एक्सीडेंटल डेथ होती है, जब लैंडमाइंस विस्फोट होता है, उनकी डेथ हो जाती है, ना तो केंद्र सरकार उन्हें कोई तो समय नहीं मिलता या क्या होता है? नहीं, केंद्र सरकार उनको किसी भी तरह का एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं देती है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। मैं इस मुद्दे को उठाई थी माननीय राजनाथ जी के सामने, डिफेंस मिनिस्टर के सामने, उन्होंने फिर उनके डेड बॉडीज को यहाँ पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। तो इस तरह के मुद्दों में हम लोग साथ में काम करते हैं। दूसरी बात कि अभी झरिया में कोयले के खदान में आग लगी हुई है, जिसके लिए मैंने कई बार फाइनेंस मिनिस्टर से अपील की है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक बजट हो, जिससे कि वो कोयला जो जल रहा है वर्षों से, लाखों करोड़ों की संपदा जल रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए हमने कहा कि अलग से बजट हो, जिस पर अभी तक नहीं सुना गया है। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। याद आ गया महुआ जी और मोनिका जी, क्योंकि प्रियंका जी को समय नहीं मिल रहा था नितिन गडकरी का, तो बीच सदन में उन्होंने कहा कि मैं आपसे समय चाहती हूँ नितिन गडकरी जी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये दरवाजे तो मेरे कैबिन के हमेशा खुले हैं। तो ऐसे अगर आपको भी समय नहीं मिल रहा है या नहीं होता है, तो बीच सदन के ही पूछ लिया जाए कि भाई समय नहीं मिल रहा है। मैं तो बीच सदन में ही पूछती हूँ, और मैं उनसे समय लेके मिलती भी हूँ। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जब ये आ रहा था, उस समय मणिपुर मुद्दे पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे और समूचा विपक्ष वॉकआउट करके बाहर था। उसी मौके का फायदा उठाकर बीजेडी उस समय उनके साथ थी, तो वो लोग बीजेडी के सांसदों के साथ मिलकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल को पास करना चाहती थी। चूंकि हम लोग वॉकआउट कर रहे थे, हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे, इंडिया गठबंधन एक साथ था। मुझे लगा कि ये हमारे झारखंड का प्रश्न है, यहाँ सालों से आंदोलन हो रहा है, तो मैं बाहर मिली थी वहाँ हमारे मिनिस्टर से, और मिल के मैंने एक अलग से ज्ञापन दिया था अपने तरफ से कि आपको इसको नहीं पास करना चाहिए, इससे आदिवासियों का राइट्स खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये पास कर दिया गया। तो हम अपनी आवाज उठाते रहते हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ जी को भी मैंने जो बात कही थी, वो ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान ही कही थी, क्योंकि इस सदन में कई बार हमें बोलने का मौका हर चीज के लिए नहीं मिलता है, फिर भी हम लड़के समय लेते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। महुआ जी, साहित्य से आपका एक अलग लगाव है, साहित्य से राजनीति दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या वाकई मुश्किल है दोनों को साथ लेकर चलना? देखिए, ये सवाल मुझे एक बार जिसमें BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बार हम इसी तरह से मंच पे बैठे थे, प्रोफेसर सारे थे, उन लोगों ने किसी ने पूछा था कि आप साहित्य में थी, आप राजनीति में क्यों आई? हाँ। तो मैंने कहा क्या साहित्य में राजनीति नहीं है? हर फील्ड में राजनीति है। आप पत्रकार हैं, आपके फील्ड में भी राजनीति है, तो राजनीति तो हर जगह है, फिल्मों में भी राजनीति है, तो राजनीति में रहकर राजनीति करनी चाहिए। तो साहित्य में राजनीति आपको ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगी कि राजनीति में जो राजनीति चलती है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगी? ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और यही तो हमारे लिए चैलेंज है कि राजनीति में रहकर राजनीति करना। और मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। मैं एक राइटर के रूप में और एक सोशियोलॉजिस्ट के रूप में मैं काम कर रही थी, फील्ड वर्क करती थी, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी से MA PhD UGC नेट मैंने किया हुआ है। तो जब फील्ड वर्क करती थी, तो उस समय रिसर्च के दौरान बहुत पीड़ित महिलाओं से मिलती थी, अलग अलग क्षेत्र की, क्योंकि मैंने यूरेनियम रेडिएशन पर भी एक नॉवेल लिखा है कि उससे जो पीड़ित लोग हैं वो उन पर क्या गुजरता है। उस दौरान लोगों की आंखों में एक उम्मीद देखती थी कि हम जब उनके पास जाते हैं, एक पत्रकार के रूप में, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, तो लोग सोचते हैं कि हमारी मदद करेंगी, लेकिन हमारे पास उतना पावर नहीं होता है। लेकिन मैं राजनीति में आई हूं तो हमारे पास पावर है। मैं विमेंस कमीशन में जब चेयरपर्सन बनी तो बहुत सारी महिलाओं को मैं हर तरह से मदद कर पाई। आज पॉलिटिक्स में हूं तो इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों के सुख दुख में उनका साथ दे पाती हूं। तो राजनीति में सबको आना चाहिए, कोई किसी भी प्रोफेशन में रहे, क्योंकि राजनीति में सारे प्रोफेशन हैं। यही एकमात्र ऐसा फील्ड है जहां हमें हर तरह का काम करना पड़ता है। एक खास कविता जो आपके दिल को बहुत प्रिय हो, आप इस मंच के जरिए हमारे तमाम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? कुछ दो चंद लाइनें। अभी थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सोच के बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि
हल्का फुल्का बोल नहीं सकती तो थोड़ा छोड़ दीजिए। साहित्य की बात हो रही है तो वंदे मातरम पर बड़ी चर्चा हुई सदन के भीतर। मैंने आपका भी वक्तव्य सुना, आपने कहा कि ये चीजें हैं। इसके पहले मैं एक बोल देती हूँ, हाँ, मुझे याद आ हाँ, गया हाँ। कि अगर साहित्य और राजनीति की बात आप कर रही हैं तो एक बार दिनकर जी जो इतने बड़े साहित्यकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर भी राज्यसभा में थे और उस समय पंडित नेहरू जी के साथ वो सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, तो अचानक नेहरू जी थोड़ा सा लड़खड़ा गए, पैर उनका लड़खड़ा गया, तो दिनकर जी ठीक पीछे थे, उनको संभाल लिए। तो पंडित जी ने उनसे कहा धन्यवाद, तो बोले कोई बात नहीं, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उन्हें ऐसे ही थाम लेगा। तो मैं राजनीति को थामने के लिए आई। जी जी, अभी वंदे मातरम पर कुछ हाँ, कह रहे वंदे थे। मातरम पर क्या टेक है? क्योंकि बीजेपी ने कहा, क्योंकि आप साहित्य जब इतने अच्छे से समझती हैं, जानती हैं, पढ़ती हैं, तो जो वो आरोप लगाया गया कि भाई ये कुछ शब्द हटाए गए जानबूझकर, इंटेंशनली, व्हाट इज योर टेक? ये सही था और था तो क्यों था? क्योंकि मैंने आपका पूरा वक्तव्य सुना, आपने वो पूरी लाइनें भी बताई हैं राज्यसभा के भीतर, और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी रेफरेंस दिया, सरदार भाई पटेल का भी आपने जिक्र किया। देखिए, ये ऐसा है ना कि हम लोग कोई भी गाना जब गाते हैं तो स्थायी, अंतरा और संचारी 3 स्टैंजाइज ही गाते हैं। देखिएगा आप, क्योंकि एक टाइम होता है, 3 मिनट का ही गाना होता है, स्थायी, अंतरा, संचारी। तो ये होता है कि पहला जो कॉमन है, जो बार बार आता है, अंतरा और संचारी, ये दोनों है पैराग्राफ। तो किसी भी गाने में ना जब लिया जाता है तो 3 ही लिया जाता है, जो कि वंदे मातरम में लिया गया है। उसके बाद अगर कोई 10 स्टैंजास भी लिख देना तो उसे जनरली यूज नहीं करते। जैसे शेरो शायरी में होता है ना कि शुरू के कुछ ले लिए जाते हैं, बाद के छोड़ दिए जाते हैं। और ये इस पर मोहर स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगाया था। भाजपा ने सोचा था कि बंगाल में चुनाव है, तो ऐसे में अगर हम लोग इस मुद्दे को उठा ले, क्योंकि बंकिम चंद्र जो है उनका आनंद मठ उपन्यास में ये पंक्तियां थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में उन्हें उठाकर एक तरह से वो नारा ही बन गया, देशभक्ति का नारा बन गया, वंदे मातरम। तो उस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद इसको किया था कि इसमें ये 3 ही लिए जाएंगे, इसे ही गाया जाएगा। और फिर जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके तमाम उस समय के लोग थे, सभी ने मिलकर इसको फाइनल किया। दैट वाज नॉट इंटेंशनली, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये ऐसे ही लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मांझी जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत ही शालीनता, सरलता के साथ आपने सभी सवालों का जवाब दिया, और हम चाहते हैं कि जो झारखंड की एक बुलंद आवाज आप राज्यसभा में, संसद में, आपकी आवाज ऐसे ही गूंजती रहे। तमाम मुद्दे जो झारखंड के हैं वो केंद्र तक। बिल्कुल